हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। एंड मेरा नाम है मयूरी भागवानी और मैं आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ 13 सितंबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे इन डिटेल। शुरुआत करते हैं हम। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये एक क्वेश्चन है आज का जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है और रिलेटेड है पॉलिटी से। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता होगा, मयूरी भागवानी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो एक चैनल मिल जाएगा। उस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ और जो भी अपडेट्स मेरी साइड से होते हैं वो मिलते रहेंगे। साथ में एक और ग्रुप है हमारा मयूरी भागवानी यूपीएससी, इसे ज्वाइन कर लो। इस पे आंसर राइटिंग कर सकते हो अगर आप चाहो तो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन मैं देती हूँ और रिव्यू आपके पीयर्स और मैं साथ में करते हैं। ओके, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग यूपीएससी तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स की बात करें उससे पहले बता दूं कि चेज योर गोल इनिशिएटिव चल रहा था। इसके फेज 2 के विनर्स के नाम एक बार देख लो। ठीक है, जिन लोगों ने भी अभी तक, इनमें से जिन भी लोगों ने मुझे अभी तक मेल नहीं किया है वो सभी लोग मुझे मेल कर दो, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू एंड आई कैन शेड्यूल योर मेंटरशिप कॉल। ओके, तो कनेक्ट करना है मुझसे आपको मयूरी भागवानी 20@gmail.com पे। ठीक है, इस पे मेल भेजो मुझे और बता दो कि आपको सिलेक्ट किया गया है। आई शेड्यूल योर मेंटरशिप कॉल्स। ओके, और अच्छा एक और चीज बताना, मुझे कल मेल्स मिल रहे थे कुछ कि मैम इसका फेज 3 भी लेकर आओ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो छूट गए हैं, जिन्हें मेंटरशिप कॉल्स नहीं मिल पाया, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हमें, तो कुछ भी रीजन था उनका। लेकिन आप लोग बताओ कि इतने ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका फेज 3 मैं लेकर आऊं और जिन लोगों को अभी तक मेंटरशिप कॉल नहीं मिला है उन्हें मिले। ठीक है, तो आप लोग मुझे जरा बताना और उस अकॉर्डिंग हम आगे बात कर लेंगे। और इसके अलावा बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में हम देखेंगे गवर्नेंस में रक्तदान अमृत महोत्सव के बारे में, ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में G7 प्राइस कैप के बारे में देखेंगे, श्रीलंका तमिल इशू के बारे में, ग्रेट G20 पावर के बारे में देखेंगे एंड जीएस 3 में देखेंगे इंडिया की कोल डिमांड के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, हाउ द G7 प्लान्स टू प्राइस कैप रशियन ऑयल। तो देखो हुआ क्या है, मुद्दा क्या है। रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 6 महीने हो चुके हैं। दोनों ही पार्टीज, ना रशिया ना यूक्रेन, पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोप हो गया और ये जो यूएस हो गया, यूके हो गया, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने में लगी हुई हैं कि किस तरह से रशिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। और इसके लिए यहाँ पे G7 कंट्रीज ने एक समिट करी है। इस समिट में एक तरफ तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ है रशिया, और यहाँ पे हर तरह से रशिया को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करूंगी, लेकिन G7 कंट्रीज में आता कौन कौन है जरा इसको भी देख लो पहले। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये G7 कंट्रीज है। कौन कौन? यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, यूएस, इटली एंड जापान। ये सारी कंट्रीज मिलकर बनाती हैं G7 कंट्रीज को। इसके अलावा G20 कंट्रीज में बाकी की कंट्रीज आती हैं। अच्छा याद रखना कि ये G7 कंट्रीज जब बनी थी शुरुआत में, उसके बाद G8 हो गई थी, ये रशिया को इन्होंने इंक्लूड कर दिया था। फिर रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के ऊपर पहले भी एक बार अटैक कर चुका है रशिया, ठीक है, 2014 में। और यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया छीन लिया था रशिया ने। ठीक है, उसके बाद से रशिया को बाहर निकाल दिया गया, फिर से G7 बन गया था और उसके बाद इसको एक्सपांड किया गया इनटू G20। और G20 में ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल हो गई थी। ओके, तो यहाँ पे G7 में कौन कौन आता है आपने देख लिया। अब ये बात समझो कि G7 कंट्रीज क्यों तुली हुई है रशिया के पीछे। आप सभी को पता है, आई होप, कि यूक्रेन रशिया वॉर का बैकग्राउंड क्या है, क्यों रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। एक सबसे बड़ा रीजन ये था रशिया यूक्रेन वॉर का कि यूक्रेन जो था वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा था टूवर्ड्स यूएस और नाटो, या फिर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का ब्लॉक है ना उनकी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा था यूक्रेन, और रशिया ऐसा नहीं चाह रहा था। कोल्ड वॉर एरा से ये लड़ाई चल रही है जो आज तक कंटिन्यू ही हो रही है। ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर की नहीं बोल रही हूँ, यूएस और रशिया के बीच में जो टसल है उसकी बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि G7 कंट्रीज ने सोचा कि किसी ना किसी तरह से रशिया का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है ना उनके ऊपर हमको रोक लगानी पड़ेगी। तो अगर रशिया का फाइनेंस, अगर
रशिया का फाइनेंस अगर रुक जाता है, रशिया के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो रशिया के पास पैसा नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो यूक्रेन में वॉर कंटिन्यू कैसे करेगा रशिया, ये यहाँ पे दिमाग चल रहा है। तो G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया कि रशिया क्या करता है, रशिया पैसे कैसे कमाता है। रशिया पैसे कमाता है ऑयल को एक्सपोर्ट करके, ठीक है, नेचुरल गैस और ऑयल को एक्सपोर्ट करके ही पैसा कमाता है। तो यहाँ पे G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, रशिया तो बस एक्सपोर्ट करता है और जो भी कंट्री इससे माल खरीदेगी वो उनकी अलग बात है, लेकिन जाने आने का रास्ता जो है वो तो मैरीटाइम रूट्स है, और मैरीटाइम रूट्स के ऊपर काफी कुछ कंट्रोल इन G7 कंट्रीज का है। और कई सारी चीजें, जैसे देखो यहाँ पे इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंसिंग हो गई, ब्रोकरिंग हो गई, नेविगेशन हो गया, ऑयल कार्गोज का, इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम हो गया, उनमें से रशिया को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। और इन्होंने सोचा कि आने जाने का रास्ता तो हमने ही डोमिनेट किया हुआ है, तो एक काम करते हैं। G7 कंट्रीज ने बोला जो भी कंट्रीज यहाँ पे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चाहती, गैस इंपोर्ट करना चाहती, करिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक प्राइस कैप लगा रहे हैं। यानी कि अगर आपको एक बैरल खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बैरल पहले 100 रुपए में मिल रहा था, इन्होंने बोला नहीं, आप मैक्सिमम 80 रुपीज में खरीद सकते हो रशिया से ये एक बैरल, ठीक है, 80 रुपीज से ज्यादा नहीं कर सकते। अब रशिया बोले कि भैया हम तो बना ही 85 रुपीज में रहे हैं, तो 5 रुपए नुकसान करके तुम्हें थोड़ी बेचेंगे। लेकिन इन सब कंट्रीज ने ठान लिया है कि अब रशिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगानी, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है, इससे ज्यादा कोई भी महंगा ऑयल रशिया से नहीं खरीदेगा। तो बेसिकली G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की यहाँ पे मीटिंग हुई है, और इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे एफर्ट्स किए जाएं कि जो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना रशिया से दूसरी कंट्रीज के बीच में, उसे हम किसी तरह से कंट्रोल कर पाए, उस पर हम किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा पाए, तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हिंड्रेंस लाने की कोशिश करेंगी ये G7 कंट्रीज, ओके। और यहाँ पे ये कहा गया है कि उन्हीं ऑयल वेसल्स को हम यहाँ से गुजरने देंगे जो एक प्राइस कैप से नीचे के प्राइस पे खरीदेंगे रशिया से ऑयल। अगर रशिया से आपने महंगा ऑयल खरीदा तो आपकी कार्गोस को हम जाने ही नहीं देंगे मैरीटाइम रूट्स के थ्रू, ओके। तो अभी देखो हो क्या रहा है कि रशिया जो है ऑयल एक्सपोर्टर है, ओके, और रशिया यूजुअली यूरोप और यूएस वगैरह को भी ऑयल एक्सपोर्ट करता था। अब यूरोप और यूएस ने तो बोला भैया हम तुमसे ऑयल नहीं लेंगे, तो ऐसे में इंडिया जैसी कंट्रीज का रास्ता खुल गया, चाइना जैसी कंट्रीज का रास्ता खुल गया। हम तो रशिया के दोस्त हैं, हमने बोला चलो वो नहीं ले रहे हम ले लेते हैं, और रशिया ने बोला ठीक है चलो तुम्हें सस्ते में भी दे देंगे। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना अभी तक खरीद रहे थे इससे ऑयल, लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे एक प्राइस कैप लगेगा, और ये प्राइस कैप अब क्या करेगा, प्राइस कैप से ही डिसाइड होगा कि कौन इससे रशिया से ऑयल खरीद सकता है और कौन नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या होगा, रशिया को इकोनॉमिकल लॉस होगा, और यही तो चाहता है ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज। तो G7 ने बोला है कि ये प्राइस कैप मेथड जो है ये जल्दी से जल्दी हम इफेक्ट में लेकर आएंगे, और यहाँ पे रशिया से यूक्रेन का जो इशू चल रहा है उसके चलते यूरोप की सारी कंट्रीज, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, और यूएस ने भी अपने ये वाले ट्रेड रिलेशंस लगभग तोड़ दिए हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज अभी भी डिपेंड करती है रशिया पे इस ऑयल और गैस के लिए यूजिंग नॉर्ड स्ट्रीम, ओके। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी यूएस का कहना ये है, यूएस की फाइनेंस सेक्रेटरीज वगैरह का कहना ये है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा रशिया पे। रशिया ने क्या रिएक्शन दिया, रशिया ने बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर तुम हमसे इतने प्राइस के ऊपर ऑयल नहीं खरीदना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बेचना ही नहीं है, ओके। तो ये इशू हुआ है। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, G7 क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लो। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में बनाया गया था, और इसके अलावा ये जो ब्लॉक है ये हर साल मिलता है, ओके। इकोनॉमिक गवर्नेंस पे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे, एनर्जी पॉलिसी पे, इन सब चीजों पे बातें होती हैं। इसके साथ G7 का कोई फॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, कोई फॉर्मल सेक्रेटेरिएट इनके पास नहीं है, और साथ में देखो इनकी जो मीटिंग होती है वो शेरपास, मिनिस्टर्स, इनवॉइस, ये सब साथ में मिलकर करते हैं, ओके। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, इंडिया रेजेस श्रीलंकन तमिलनाडु इशू इन यूएन, सॉरी श्रीलंका तमिल इशू इन यूएन। तो देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि श्रीलंका में काफी लंबे समय तक सिविल वॉर चली, लगभग 2009 तक, 2009 में ये सिविल वॉर खत्म हुई है। देखो हर देश में कुछ मेजोरिटी होती है कुछ माइनॉरिटी होती है, वैसे ही श्रीलंका में भी है। श्रीलंका में तमिल्स जो है वो माइनॉरिटी में है ओवरऑल, और सिन्हलीज जो है, सिन्हलीज बुद्धिस्ट लोग जो है ये मेजोरिटी में है। तो यहाँ पे जैसे बाकी सब कंट्रीज में आपने देखा ही होगा कि मेजोरिटी एक्सप्लॉइट्स माइनॉरिटी, मेजोरिटी गेट्स डोमिनेटेड ओवर माइनॉरिटी, ये सेम कहानी श्रीलंका में भी चल रही थी। अब यहाँ पे जो तमिल लोग हैं इनके यहाँ पे सिविलाइजेशनल टाइज है, कल्चरल टाइज है विद इंडिया, तमिलनाडु एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। इसीलिए यहाँ के लोगों को, अगर यहाँ के तमिल लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी होता
होता है, यहाँ के तमिल लोगों के अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, तो यहाँ के तमिल लोग रेफ्यूजी बनकर इंडिया में आ जाते हैं, जिसके कारण इंडिया में भी अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इंडिया कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय से बार बार श्रीलंका को बोल रहा है कि जो तुम्हारे देश में तमिल इशू है ना, इसको रिजॉल्व करो। अभी देखो इशू यहाँ पे क्या था कि तमिलनाडु से रिलेटेड जो लोग थे, तमिल लोग जो तमिल यहाँ पे मेजोरिटी एरियाज हैं, जैसे नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका में तमिल लोगों की मेजोरिटी है। वहां पे जो यहाँ की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उनको कोई राइट्स ही नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया ने कुछ कोशिशें की थी कि यहाँ का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था आफ्टर 2009, वहां पे ये कोशिश की थी इंडिया ने कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाएं और इन तमिल माइनॉरिटी लोगों के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो इंडिया ने कहा कि देखो भाई श्रीलंका, तुम एक काम करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोविंशियल काउंसिल्स को भी तो पावर्स दो, प्रोविंशियल काउंसिल्स के भी तो आप इलेक्शंस कराओ। तो यहाँ पे ये 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जो कि इंडिया के इंटरफेरेंस से आया था। तमिलनाडु के जो तमिल लोग थे, जो तमिलनाडु से संबंधित कल्चरल रिलेशन वाले तमिल लोग थे, उनके लिए, ठीक है। लेकिन इसको देखा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो देखो पहले क्या है ये 13th अमेंडमेंट, इसकी बात कर लेते हैं। ये 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इंडो लंका अकॉर्ड में, ठीक है। तो बेसिकली जुलाई 1987 में क्या हुआ कि यहाँ पे एक अकॉर्ड साइन किया इंडिया और श्रीलंका ने। बेसिकली यहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही थी, ठीक है। लोग जो थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में टसल थी। ऐसे में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी और यहाँ के प्रेसिडेंट जे आर जयवर्धने, इन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया और इन्होंने बोला कि ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर को कैसे तैसे भी खत्म किया जाए, ठीक है। तो इसमें इंडिया की मदद लगी। क्यों लगी इंडिया की मदद? क्योंकि तमिल लोग जो थे वो एक साइड पे थे, एक पार्टी थी सिविल वॉर की, और इनके ऊपर यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इनका यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था। तो इसीलिए अब जो तमिल लोग हैं, इनकी रूट्स जो है तमिलनाडु से आती हैं, इंडिया से आती हैं, ठीक है। इनके जो कनेक्शन है तमिलनाडु और इंडिया से हैं, तो इसीलिए इंडिया को इसमें लाया गया और इंडिया खुद से आया भी, ठीक है। 13th अमेंडमेंट में ये कहा गया कि कुछ प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई जाए। तो पूरे श्रीलंका को 9 काउंसिल्स में, 9 प्रोविंसेस में डिवाइड हुआ और 9 प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाई गई। और यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे पावर शेयरिंग होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पावर शेयर करेगी, किसके साथ? ये स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ, ओके। अब यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड, पुलिस, इन सभी को यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनको देने की बात हुई इस 13 अमेंडमेंट में, ओके। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो थे फाइनेंशियल पावर्स को लेकर, वो सब के चक्कर में आज तक भी 13 अमेंडमेंट पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो आज की डेट में देखो, पुलिस हो गया, लैंड हो गया, ये इश्यूज आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दायरे में आते ही नहीं है। और अभी लंबे समय से देखा जा रहा है कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है, ठीक है, ये प्रोविंशियल काउंसिल्स के कई लंबे समय से इलेक्शन ही नहीं हुए। 3 साल से इनके इलेक्शन पेंडिंग है, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। तो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो भी दूसरी गवर्नमेंट है, उनमें मेजोरिटीज जो है, सिन्हलीज जो है, वो डोमिनेट करते हैं। तो ऐसे में जो तमिल वाले एरियाज हैं, जैसे जो तमिल माइनॉरिटी वाले एरियाज हैं, उनके पास कोई राइट्स ही नहीं, पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं है अपनी सरकार चुनने का, अपना रिप्रेजेंटेशन करने का, अपनी प्रोविंशियल काउंसिल्स चुनने का। इसीलिए इंडिया ने इस मुद्दे को यूएन में उठाया है, ओके। तो यूएन में इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने ये कहा है कि देखो भाई श्रीलंका, तुम्हारा अभी कहानी चल रही है ना इकोनॉमिक क्राइसिस की, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि तुम माइनॉरिटीज को दबा रहे हो, ठीक है। तुमने जो वादा किया था, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे तुमने बोला था कि प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाएंगे, उनको पावर्स देंगे। कहाँ है वो पावर्स? वो पावर्स अभी तक नहीं दी गई हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी ये चीज सेम बात कही है कि सही कह रहा है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे स्टेट्स को स्टेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, स्टेट्स को आपको पावर देनी पड़ेगी, जो प्रोविंशियल काउंसिल है उनको पावर देनी पड़ेगी, और ये जिम्मेदारी सभी कंट्रीज की बनती है कि किसी भी माइनॉरिटी का कहीं भी किसी भी देश में ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इसीलिए इंडिया ये आवाज उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 साल हो चुके हैं श्रीलंका की सिविल वॉर को खत्म हुए, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों की यहाँ पे जान जाती रहती है। और इनफैक्ट सिविल वॉर में तो कई सारे तमिल माइनॉरिटी के लोगों की जान गई है, कई सारे लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया है, बहुत इश्यूज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो तमिल माइनॉरिटी एरियाज है, जो तमिल मेजोरिटी एरियाज है, जैसे ये मान लो ये
श्रीलंका है, श्रीलंका में ये नॉर्दर्न वाला रीजन और ईस्टर्न वाला रीजन, यहाँ पे तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ माइनॉरिटी में है वहां तो दबाना आसान है, लेकिन जहाँ मेजोरिटी में वहां क्या किया जाए, वहां पे देखा जा रहा है कि मिलिटराइजेशन होता जा रहा है कंटिन्यूस। यहाँ पे गवर्नमेंट चुन के आई नहीं रही है, प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इनके इलेक्शंस कराओ, ढंग से सब काम करो। अब इंडिया देखो ऐसा बोल रहा है, तो क्या इंडिया टांग खींच रहा है श्रीलंका की? नहीं। हम चाहते हैं कि श्रीलंका स्टेबल रहे, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी से हमारी स्टेबिलिटी भी जुड़ी हुई है, ओके। तो $4 बिलियन अभी अभी हमने इनको असिस्टेंस दिया था। इसके अलावा भी जो श्रीलंका इतने कर्जे में डूबा हुआ है ना, किसके कर्जे में डूबा हुआ है? 3 कंट्रीज हैं, चाइना है, जापान है और इंडिया है। इन कंट्रीज ने ही सबसे ज्यादा लोन दिया है। तो हम तो इनके वेलविशर हैं, फिर भी ये ऐसे काम करेंगे, इंडिया की बात नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उसके पीछे यही कारण है कि तुम अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं कर रहे हो। तुम आज भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी में भेद कर रहे हो, ठीक है। अभी श्रीलंका का बेस्ट इंटरेस्ट यही है कि अपने सिटीजन्स को एम्पावर करे और उनको उनकी कैपेसिटी डेवलप करे और उनको उनकी पावर्स दे, उनके राइट्स दे, चाहे फिर वो फंडामेंटल राइट्स हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल राइट्स हो, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना का क्या कहना है? देखो चाइना तो ये बोल रहा है कि श्रीलंका, देखो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो भी बोल रहा है इंडिया बोल रहा है, हम तो तुम्हारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, जो तुमको करना है करो, ठीक है। लेकिन इंडिया ने स्टैंड लिया कि नहीं, तुम्हें तमिल माइनॉरिटीज के लिए भी प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो श्रीलंका के जो रेफ्यूजी हैं वो चाइना थोड़ी जा रहे हैं, वो तो इंडिया आ रहे हैं ना। तो हमें तकलीफ है, हमें दिक्कत है, इसीलिए हम तो बोलेंगे, ओके। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा, इंडिया में नीड 28 गीगावाट्स ऑफ न्यू एनर्जी फ्रॉम द न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, ओके। तो अभी यहाँ पे ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये रिपोर्ट आई है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की। इन्होंने कहा है कि देखो अभी हमें 28 गीगावाट्स की और जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अभी लगभग हम 404 गीगावाट बना रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। बाय द ईयर 2032 हमारी ये जो डिमांड है ना, एनर्जी डिमांड, ये डबल हो जाएगी। और इसके लिए हमें कोल बेस्ड पावर प्लांट्स लाने पड़ेंगे। 28 गीगावाट्स वाले कोल पावर प्लांट लाने हमको जरूरी रहेंगे अगर हम डिमांड को पूरा करना चाहते हैं तो। और ये देखा जा रहा है कि जो अभी लास्ट टाइम गया है, जैसे 2017 से 2022 तक जो अभी एनर्जी डिमांड बढ़ी है, वो बढ़ी है लगभग कितने परसेंट रेट पे? 3-3.5% रेट पे अभी एनर्जी डिमांड हमारी हर साल बढ़ती है। अब ये एनर्जी डिमांड लगभग 7.2% से बढ़ने लगी, यानी कि डबल एनर्जी डिमांड बढ़ने लगी, डबल परसेंटेज से। और यहाँ पे ये है कि कोल का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अच्छा खासा है हमारे देश में, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी 60% है, अभी अभी ज्यादा है, 60% तक हम लाने वाले हैं कोल का कंट्रीब्यूशन इन द टोटल एनर्जी सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने वादा किया है यूएन में और अपने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम जो है 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी लेकर आएंगे फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमें तो एनर्जी चाहिए, अगर वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है तो कोल पे हमें कम डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन अभी भी 28 गीगावाट एनर्जी हमें कोल से लाने की जरूरत है, कोल पावर प्लांट से लाने की जरूरत है। तो इंडिया जो है अभी मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी अभी इसकी जो पर कैपिटा पावर डिमांड है वो लो है, ठीक है। पर कैपिटा एमिशन भी बहुत लो है हमारा, क्योंकि देखो हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी है ना, तो टोटल मिला के सारा ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन और जो हमारे टोटल जो हम एमिशन करते हैं, टोटल हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप पर कैपिटा पर पर्सन देखोगे तो हमारी एनर्जी डिमांड भी काफी कम है और हमारा एमिशन भी काफी कम है, बाकी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज से काफी कम है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हम एनर्जी आउटपुट कैसे बढ़ाएं, ओके। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे इसकी, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया है यहाँ पे सारी वर्ल्ड की कंट्रीज से कि हम पंचामृत टारगेट्स को पूरा करेंगे। किसमें वादा हुआ है भैया? तो यूएनएफसीसी में हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशन का, इसमें ये वादा हुआ है। कॉप 26 मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह के है कि हम 5 टारगेट्स रख रहे हैं अपने सामने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। कौन से 5 टारगेट्स हैं? पहला तो ये कि हम 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेंगे फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। सेकेंड हमारी हमने ये रखा कि रिन्यूएबल एनर्जी को लगभग 50%, जितनी भी टोटल हमारी एनर्जी, मान लो अगर हमको 1000 गीगावाट की जरूरत है तो इसमें से 500 गीगावाट हम लाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, तो 50%
एनर्जी डिमांड हम रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेंगे। इसके अलावा 1 बिलियन कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस करेंगे, 45% तक कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे और नेट जीरो एमिशन तक पहुंचेंगे बाय 2070। ओके, ये आपको याद होने की पांचों टारगेट्स। ओके, ऑलराइट, आगे बात करते हैं रक्तदान अमृत महोत्सव की। तो अमृत महोत्सव आप सभी को पता है, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हमारे 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को। इसी में सितंबर 17 को मनाया जा रहा है क्या, रक्तदान अमृत महोत्सव। ठीक है, तो अभी ये ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रही है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी लीड कर रहे हैं और हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इन्होंने बोला है कि एक नेशन वाइड मेगा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ड्राइव हमने चलाई है जिसका नाम है रक्तदान अमृत महोत्सव। और इसमें एम ये है कि हमें 1 लाख यूनिट ब्लड हमको इकट्ठा करना है। 1 लाख यूनिट ब्लड जो है हमें इकट्ठा करना है। ये ड्राइव में बेसिकली कोशिश यही है कि एक डाटाबेस भी क्रिएट किया जाए, जिस डाटाबेस में क्या हो कि मान लो कभी किसी को जरूरत है ब्लड की। अब ऐसे में हमने देखो कोविड के टाइम पे देखा है ना कितनी ज्यादा ब्लड की, प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी। ऐसे में ये ब्लड हमारे पास था नहीं, लोग आ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई डाटाबेस नहीं था। तो ये डाटाबेस तैयार किया जाए कि कौन लोग हैं जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। तो कभी जरूरत पड़ती है, उनके मैच कर रहा है उनके ब्लड ग्रुप से, तो उनको डायरेक्टली कॉल करके बुला लिया जाए। इस तरह से एक डाटाबेस क्रिएट करने की कोशिश चल रही है। और 1 अक्टूबर को हम मनाने वाले हैं नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे। ओके, तो नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे मना रहे हैं और इसमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं इस रक्तदान अमृत महोत्सव के। ओके, और यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिसको यहाँ पे ई रक्त कोश वेब पोर्टल से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे ब्लड यूनिट्स देख सकते हो कि कितनी डोनेट हुई है, कितनी कलेक्ट हुई है, ये सब चीजें। ओके, तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इश्यू है इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है वाराणसी कोर्ट के बारे में। तो देखो ज्ञानवापी मस्जिद, आपको पता होगा ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर काफी बवाल मचा हुआ है। ठीक है, बवाल क्या है, देखो ज्ञानवापी मस्जिद या मॉस्क जो है ये पड़ता है पास में किसके, काशी विश्वनाथ टेम्पल के। ओके, काशी विश्वनाथ टेम्पल के। ऑलराइट, अभी कहाँ पे है भाई दोनों चीजें, ये है वाराणसी में, काशी विश्वनाथ टेम्पल भी और ज्ञानवापी मॉस्क भी। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल में हिंदूज वर्शिप करते हैं और ज्ञानवापी मॉस्क में मुस्लिम्स वर्शिप करते हैं। लेकिन इसके ऊपर वही सेम कहानी है। ठीक है, यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क जो है ना सीधा जस्ट इससे बॉर्डर शेयर होती है काशी विश्वनाथ टेम्पल से और जस्ट इसके पीछे लगता है। ठीक है, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि ये कहा जाता है कि ये जो है राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था इसको बहुत पहले। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म्स में इसका रेनोवेशन वगैरह हुआ है। जैसे जो अकबर थे, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें टोडरमल जी तो थे, उन्होंने भी इसका रेनोवेशन कराया था। ओके, इसके बाद क्या हुआ, ये कहा जाता है, हिंदू पक्ष ये क्लेम करता है कि 1200 एडी के आसपास यहाँ पे क्या हुआ कि 1200 या 12th टू 15th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ कि यहाँ पे इसे मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल के एक रीजन को। ठीक है, और इसका श्रेय जाता है औरंगजेब को। ये कहा कहता है कौन, ये कहता है हिंदू पक्ष। तो हिंदू पक्ष कहता है कि जहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क आज है ना, वो पहले काशी विश्वनाथ टेम्पल का ही एक पार्ट हुआ करता था और इस काशी विश्वनाथ टेम्पल को के कुछ हिस्से को औरंगजेब ने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो पूरे हिस्से को ही यहाँ पे मॉस्क में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन बाद में जो मराठा का रूलर, मराठा किंगडम जो था उसके एक और सब किंगडम था होलकर वंश जिसको कहा जाता है। ठीक है, इंदौर का होलकर वंश था मराठा का, मालवा का होलकर वंश। इसकी जो देवी अहिल्याबाई रानी थी उन्होंने फिर ये जो आज का काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो बनवाया था। ठीक है, तो ये कहा जाता है, तो कहा ये जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है ये एक्चुअल में हिंदू टेम्पल हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें बेबुनियाद है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ कि अभी यहाँ पे ये बात, अभी देखो ये जो पूरा कोर्ट का मामला चल रहा है ना वो इस चीज को लेकर है ही नहीं कि ज्ञानवापी मॉस्क को टेम्पल बना दो, ये नहीं है पूरा मुद्दा। मुद्दा बस ये है कि 1991 में क्या हुआ कि यहाँ के जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के आसपास के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मॉस्क में हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्शिप करने दी जाए अपने डीटीज की। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो रही कि हिंदू डीटीज की वर्शिप का राइट जो है वो यहाँ पे दिया जाए। तो ये केस तब से चल रहा है। ठीक है, और अभी फाइनली यहाँ पे इसको पहले स्टे लगा दिया गया था इस केस के ऊपर, अब फिर से यहाँ पे पिटिशन आया है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि इस सूट को हम सुन जरूर सकते हैं, तो सुनवाई के लिए ये एलिजिबल है, ये कहा गया है। अभी कोई केस जीता नहीं है लेकिन सुनवाई के लिए एलिजिबल है, ये कहा गया है। किसने कहा है, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरा मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये है ज्ञानवापी मॉस्क। ओके, और लास्ट ईयर 5
महिलाओं ने क्या किया, 5 हिंदू महिलाओं ने यहाँ पे एक सूट डाला, एक पिटीशन डाली कि भैया हमें जो है यहाँ पे पूजा करने दी जाए अपने डीटीज की, ठीक है, ये कहा गया। तो यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर हमें पूजा करने दी जाए। ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने और जो यहाँ की कोर्ट थी उन्होंने बोला कि ठीक है, एक वीडियो सर्वे करवाया जाए ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर का। इस वीडियो सर्वे में पता चला कि यहाँ पे मॉस्क के अंदर एक शिवलिंग है। तो यहाँ पे ये पूरा अभी केस चल रहा था। ऐसे में यहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ पे एक शिवलिंग तो मिला है, तो क्या इसके ऊपर राइट्स मिल सकते हैं हिंदूज को यहाँ पे आके पूजा करने के। अब ये पूरा मुद्दा चल ही रहा था। ऐसे में मुस्लिम्स का कहना ये है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना, ये जो सूट्स डाले जा रहे हैं, पिटिशंस डाली जा रही है और कोर्ट जो है इन सूट्स के ऊपर कार्रवाई भी कर रहा है, ये सूट्स एक्चुअल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट है। 1991 का ये एक्ट ये बोलता है कि जो भी रिलीजियस प्लेस है 15 अगस्त 1947 को जैसे स्टेट में था, जैसे कि अगर एक ज्ञानवापी मॉस्क की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को ये एक मॉस्क ही था। तो यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से इस मॉस्क का कैरेक्टर आप रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकते, इसको मॉस्क को टेम्पल नहीं बना सकते। तो 1991 वाला एक्ट ये बोलता है कि जो आज मंदिर है, 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, उसको मस्जिद नहीं बना सकते। और जो 15 अगस्त 1947 को मस्जिद था वो मस्जिद ही रहेगा, उसको मंदिर नहीं बना सकते। तो मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि इस एक्ट का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि इस एक्ट का वायलेशन कैसे हो रहा है, हम रिलीजियस कैरेक्टर थोड़ी बदल रहे हैं, हम तो सिर्फ सूट को सुन रहे हैं, पिटीशन को सुन रहे हैं, इस पे कार्रवाई होगी, फाइनली सभी को मौका मिलेगा अपने अपने प्रूफ रखने का, ठीक है। तो इसकी सुनवाई के लिए कि क्या ये सुनवाई के लिए एलिजिबल है या नहीं, अभी सिर्फ इसके ऊपर आया है कि हाँ भाई यहाँ पे सुनवाई के लिए एलिजिबल ये चीज है, ओके। तो समझ रहे हो। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी रूलिंग जो है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था केस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुक जाओ, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ पे फैसला आने दो। तो यहाँ पे जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना यह है कि 3 केसेस जो है वो वायलेट हो रहे हैं, 3 एक्ट जो है वो वायलेट हो रहे हैं। पहला तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या कहना है मुस्लिम पक्ष का। तो मुस्लिम साइड जो है वो बोल रहा है कि हम 600 साल से हमारा मंदिर यहाँ पे है, ठीक है, हमारा मस्जिद यहाँ पे है, आप कैसे इसको यहाँ पे पूजा करने के राइट्स दे रहे हो। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि हम राइट्स नहीं दे रहे हैं किसी को, यहाँ पे रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल रहे हैं, हम तो सिर्फ सूट सुन रहे हैं कि क्या अगर उनके पास प्रूफ है, क्योंकि आपके मस्जिद में से शिवलिंग पाया गया है, तो क्या ये जो पूरा केस है क्या इसे हम सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, इसके ऊपर बात हो रही है। और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका कहना है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है जो बार करे, जो ये कहे कि आप ये सुनवाई को कर ही नहीं सकते, ये प्रोसीडिंग्स को ले ही नहीं सकते, ये पिटीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम ये पिटीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात होती है वक्फ एक्ट के बारे में। 1995 का ये वक्फ एक्ट है, इसमें ये कहा गया है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क वाला लैंड है वो वक्फ बोर्ड से रिलेट करता है, और जो भी लैंड वक्फ बोर्ड से रिलेट करेगा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी यहाँ पे वर्शिप करना है, राइट्स देने, जो भी करना है, वो वक्फ बोर्ड के हाथ में रहेगा। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन में आता है। अब इसके लिए मुस्लिम पक्ष ये बोल रहा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो गजट निकला था वाराणसी का उसमें ये लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो मुस्लिम बरियल्स जहाँ पे हुए हैं वो कहा जाता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ से रिलेट करेगी। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वक्फ एक्ट ये भी बार नहीं करता कि हम इसका केस नहीं सुन सकते। दूसरी बात ये भी कहा है डिस्ट्रिक्ट जज ने कि भैया वक्फ बोर्ड जो है वो आपस में, अगर तुम्हारी कम्युनिटी के आपस में, लाइक मुस्लिम कम्युनिटी के आपस में झगड़े होते हैं तो उसको सुन सकता है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी के बाहर कोई अपने राइट्स क्लेम कर रहा है तो उसका क्या, उसके बारे में वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं, वक्फ लॉ में कुछ नहीं कहा गया है, ओके। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला कि इस सूट को हम सुन सकते हैं। तीसरा है काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983। तो इसमें टेम्पल की डेफिनेशन को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं, आप इस केस को नहीं सुन सकते। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है उन्होंने थोड़ा क्लैरिफाई किया कि टेम्पल जो है यहाँ पे जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसे डिफाइन किया गया, उसकी बाउंड्रीज वगैरह डिफाइन की गई है, और ये कहा गया है कि ये जो पूरा एरिया है इसको डेडिकेट किया गया, और यहाँ पे कहा गया है कि राइट ऑफ हिंदूज जो है उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्लेसेस हैं पब्लिक वर्शिप की, पब्लिक रिलीजियस वर्शिप की, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आसपास के भी जो छोटे मोटे टेम्पल है ना उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अभी कुल मिला के ये 3 लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इनके ऊपर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार यही कह रहा है कि हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ये जो
सिलसिला है ये चालू हो गया तो आप सारे मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर दोगे, तो हम कहाँ वर्शिप करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म वाला कंसेप्ट जो हमने अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस भी किया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो है ना, ये पूरा हमारा एडिटोरियल है। ओके, G20 पावर और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो पूरा एडिटोरियल में कहा क्या गया है, पहले ये बताऊं उससे पहले, हाँ देखो यहाँ पे आपको पता है G7 में कौन आता है, G20 में कौन आता है, मैंने अभी बताया। इसके अलावा एक और चीज जान लो SCO के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली ये चाइना और रशिया की डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इंडिया भी फुल मेंबर है। अब ऐसे में इस पूरे आर्टिकल में एक जो मेन मुद्दा उठाया गया है वो ये कि अभी देखो बहुत सारी हमारी मीटिंग्स चल रही है अलग अलग लोगों के साथ। जैसे अभी हमारा क्वाड की मीटिंग हुई है रिसेंटली, ठीक है। इसके बाद हमारी जापान के साथ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जा रहे हैं। इसके बाद हमारी G20 की अभी प्रेसिडेंटशिप हमारे पास आने वाली है। SCO की भी हमारे पास प्रेसिडेंसीशिप आने वाली है। तो ये सारी पूरी अभी मुद्दा चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में देखो इंडिया कैसी कंडीशन में है, इंडिया की सिचुएशन समझो। एक साइड पे इंडिया के हैं रशिया और चाइना, ठीक है, रशिया और चाइना है, और दूसरी साइड पे इंडिया के हैं US UK जापान और ये सारी क्वाड कंट्रीज, G20 G7 कंट्रीज। ओके, ये सब है। ओके, तो अब यहाँ पे इंडिया जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है वाया SCO और इनके साथ जुड़ा हुआ है वाया G7। अब यहाँ पे दोनों मीटिंग यहाँ पे होनी है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये है कि G7 तो पूरी तरह से तुला हुआ है रशिया और चाइना को काउंटर करने में। ओके, और यहाँ पे इंडिया को दोनों का साथ निभाना है क्योंकि दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में बीच का रास्ता ये निकल रहा है कि हम G20 के थ्रू उन मुद्दों को उठाएं जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिव ना हो, इनफैक्ट ऐसे मुद्दे हों जो इस डिवाइड को कम करते हो। ठीक है, जैसे कि कैसे मुद्दे डिवाइड को कम करने वाले, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुद्दे, और यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड, ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड ये मुद्दे हों। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि G20 क्या है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है क्योंकि अभी हम अगले आने वाले टाइम में लगभग 2022 से दिसंबर से लेके नेक्स्ट ईयर नवंबर एंड तक हम यहाँ पे G20 को हेड करने वाले हैं। अभी इंडोनेशिया हेड कर रहा है, इसके बाद हम हेड करेंगे। तो हमारे पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है जिसमें हम इस इमर्जिंग डिवाइड को कम कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इंडोनेशिया अभी 3-4 चीजों पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, जैसे कि एक तो है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, फिर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्हीं को हम भी अपने साथ कर सकते हैं और इसके अलावा इन इश्यूज के ऊपर काम करें जो कि हमें मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, इंडिया एक साइड पे नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में फंसा है, G7 के जैसे बीच में फंसा है, और दूसरी साइड पे SCO है। इन दोनों के बीच का रास्ता है G20, जहां पे हम बैलेंस कर सकते हैं पूरी सिचुएशन को। ओके, तो इंडिया जो है इसके पास एक कॉमन ग्राउंड है कि कई सारे इश्यूज को उठा सकता है, जैसे कि डोमेस्टिक और रीजनल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक रिकवरी का हो गया, इन्वेस्टमेंट का इशू हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो गया, टेररिज्म को काउंटर करना है, कोविड को काउंटर करना है। इन सभी इश्यूज को हम यहाँ पे उठा सकते हैं। ओके, और इससे हम मदद कर सकते हैं। अब देखो G20 एक ब्रिज की तरह है। ठीक है, ब्रिज कैसा, एक साइड पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं और दूसरी साइड पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, इनके बीच में एक ब्रिज बनता है। वैसे एक ये वेस्टर्न साइड और एक ये रशिया चाइना वाला साइड के बीच में भी एक ब्रिज का तरह काम करता है। कौन, G20 के बारे में मैंने अभी बताया था कि G20 में रशिया चाइना भी है और ये पूरा वेस्टर्न साइड भी है। ओके, तो यहाँ पे कमिंग मंथ्स जो है वो बताने वाले हैं कि इंडिया कितना खरा उतरता है अपनी डिप्लोमेसी में, अपने जियो पॉलिटिक्स में, कितनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे इंडिया दिखाता है, किस तरह से इनको बैलेंस करता है। तो हमारा 75 ईयर हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और इसी के साथ इंडिया को अपने फुल फॉर्म में आ जाना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कैसे सॉवरेन तरीके से डील कर सकता है, ये इंडिया को अब शोकेस करना चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन भी है। लेकिन पहले कल के क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर है बी। कैसे निकाला मैंने, समझना। अगर आपको बहुत कुछ नहीं भी पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, तो भी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखो पहला स्टेटमेंट है HN सन्याल कमेटी जो है, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का वो पास किया गया था, ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती हैं लोगों को, और ये किसके अंतर्गत होता है, आर्टिकल 129
और यहाँ पे ये हाई कोर्ट को पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 215। ओके, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्ड स्टेटमेंट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्या आपने कहीं पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या होगा और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होगा? नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, ये जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, वो बताता है कि सिविल कंटेम्प्ट क्या है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है। ओके, और चौथा स्टेटमेंट सही है, पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर्स हैं कि वो लॉज बना सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये भी तो किसने बनाया, पार्लियामेंट ने ही बनाया ना, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का। समझ गए? तो इसीलिए समझो कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो गलत, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत, यानी कि ये दोनों तो चले गए। अब वन और टू तो दोनों में, यानी कि वन और टू तो सही, तो बस फोर्थ आपको चेक करना है कि फोर्थ सही है कि नहीं, और फोर्थ सही है, पार्लियामेंट के पास ये पावर्स है, तो बी इसका सही जवाब है। ओके, और आज का मेंस का क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इंडिया इज इन अ कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अमिड रशिया यूक्रेन वॉर, डिस्कस। तो देखो इसमें आप मदद लेना आज के एडिटोरियल की भी, और इसके अलावा जो पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना G7 वाला, प्राइस कैप वाला, उसकी भी मदद लेना, थोड़ा सा बैकग्राउंड को पढ़ना और फिर ये आंसर करना 150 वर्ड्स में। और इस आंसर कहाँ भेजोगे? टेलीग्राम ग्रुप पे भेजोगे, मयूरी भागवानी यूपीएससी, मयूरी भागवानी यूपीएससी के नाम से आपको ये मिलेगा। ओके, अच्छा एक चीज और, कि अब कुछ ही दिनों में मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम चेंज करके आईएएस श्योर शॉट करने वाली हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। अगर आपको मयूरी भागवानी नाम से चैनल ना मिले और आईएएस श्योर शॉट सर्च कर लेना, आईएएस श्योर शॉट वाला चैनल ही हमारा चैनल होगा। ओके, ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से तुरंत कर लो, और अगर अच्छा लगा तो डू लेट मी नो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। एंड कीप ऑन सपोर्टिंग, क्योंकि देखो आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलेगा, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।